मेरा नाम हर्षिता है। मेरी शादी को अभी 7 महीने ही हुए थे। उस दौरान मैंने अपने पति अभिषेक में बहुत बदलाव महसूस किया। अभिषेक ज्यादा अपनी भाभी माहिरा की बातों को ध्यान देता था। यह बात मुझे बुरी लगती थी। घर की छोटी छोटी मुश्किलों पर भी वो अपनी भाभी से बातें करता और मेरी बड़ी से बड़ी बात पर भी ध्यान नहीं देता था। शुरू में तो मुझे लगा कि 12 साल पुरानी भाभी से लगाव तो देवर को होता ही है और बीवी के आ जाने के बाद यह लगाव कम हो जाता है। लेकिन अभिषेक और उसकी भाभी के बीच का लगाव मुझे कभी कम होता नजर ही नहीं आया। अब तो मुझे ये लगने लगा था कि बात सिर्फ लगाव की ही नहीं है, दोनों के बीच इससे ज्यादा ही कुछ है। मेरी जिठानी थी भी ऐसी कि कोई भी मर्द उसे देखते ही उस पर फिदा हो जाए। मुझे इसकी खूबसूरती से डर लगता था। मुझे यकीन हो गया था कि मेरा पति अभिषेक अपनी भाभी की खूबसूरती की वजह से उनसे दूरी नहीं बना पा रहा। एक दिन सुबह जब मैं उठी तो देखा कि अभिषेक अपनी भाभी के कमरे से निकल रहा था और मुझे देखते ही वो घबरा गया और सीधे कमरे में जाकर बाथरूम में घुस गया। मैं समझ गई थी कि सुबह सुबह अभिषेक अपनी भाभी के साथ क्या करके बाथरूम में नहाने घुसा है। मैंने जोर से बाथरूम का दरवाजा पीटा और बोली, अभिषेक तुम्हें इस औरत के साथ ही सब करना था तो मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? मैं आज ही अपने मायके जा रही हूँ। मेरी बात सुनते ही अभिषेक ने दरवाजा खोला, एक जोरदार थप्पड़ मुझे लगा दिया और फिर मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। मैंने भी अभिषेक को एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। अभिषेक ने मेरे हाथों को पकड़ लिया और मुझे खींचते हुए बेड पर ले जाकर पटक दिया और बोला, हर्षिता आइंदा कभी भाभी के बारे में ऐसी बातें की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं कुछ कहती कि अभिषेक ने अलमारी से अपने कपड़े निकाले और बाहर चला गया। मैं बिस्तर पर पड़ी रही, लेकिन मेरी जिठानी मुझे देखने तक नहीं आई और अभिषेक सुबह का नाश्ता किए बगैर ड्यूटी पर चला गया। 1 घंटे में मैंने भी अपना सामान पैक किया और अपने मायके के लिए निकल पड़ी। मेरी जेठानी ने पूछा कि कहाँ जा रही हो? मैंने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। मेरा इस तरह घर छोड़कर जाने की खबर अभिषेक को पता चल चुकी थी। बस पकड़कर मैं शाम तक अपने मायके पहुँच गई और अभिषेक मुझे लगातार कॉल कर रहा था, लेकिन मैंने उसकी कॉल रिसीव नहीं की और घर पहुँचते ही मैंने अपना फोन बंद कर दिया और अपनी माँ को सारी बातें बताकर रोने लगी। माँ बोली, तुमने बिल्कुल सही किया है हर्षिता, यहाँ आ गई। अब तुम अभिषेक के पास तभी जाना जब अभिषेक उस डायन को घर से निकाल बाहर फेंकेगा। आखिर अभिषेक के पास किस चीज की कमी है? उसकी 2-3 प्लॉट है, वो तुझे लेकर अलग क्यों नहीं रहता? मेरी छोटी बहन रीना मुझे लेकर बेहद परेशान थी। उसकी शादी भी होने वाली थी, कुछ ही महीने रह गए थे। मेरी हालत देखकर अब वो ससुराल के नाम से डरने लगी थी। मेरा छोटा भाई मनीष अपने जॉब से जब घर आया तो मुझे इस तरह घर पर आया हुआ देखकर परेशान हो गया। रीना ने रात का खाना बनाया और हम सभी एक साथ ही खाना खाने बैठ गए। खाना खाने के बाद मैंने फोन ऑन किया ही था कि अभिषेक की फिर से कॉल आनी शुरू हो गई। मेरी माँ ने देखा तो गुस्से में बोली, तू फोन मुझे दे, मैं इस कमीने से बात करती हूँ। लेकिन मैंने माँ को फोन नहीं दिया और खाना खत्म करके अपने कमरे में आ गई। कमरे में आकर मैंने फोन रिसीव किया तो अभिषेक ने कहा, यार तुम अपनी मर्जी से गई हो तो तुम याद रखो कि तुम्हें अपनी मर्जी से ही आना होगा। मैं किसी कीमत पर तुम्हें बुलाने नहीं आऊंगा। अभिषेक की धमकी भरी बातें सुनकर मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। मैं बोली, तुम मुझे बुलाने क्यों आओगे? तुम तो यही चाहते थे कि मैं वहाँ से चली जाऊं। अब जी भर के उस औरत के साथ अय्यासी करो। तुम बुलाने भी आओगे तो भी मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगी। इस बात को 4 महीने गुजर चुके थे। मैं अभिषेक का इंतजार करती रही। अगर उसे उसकी गलती का एहसास हो जाता तो मैं दौड़ी हुई अपने ससुराल पहुंच जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं लगातार उसके फोन का इंतजार करती रही, लेकिन 4 महीनों में एक बार भी उसने मुझे कॉल तक नहीं की। अब मुझे लगने लगा था कि अभिषेक मुझे छोड़ चुका है, उसे मेरी जरूरत ही नहीं है। जब इतनी खूबसूरत औरत उसके पास मौजूद है तो फिर मुझ जैसी सादा लड़की की जरूरत भी क्या है? मैं अभिषेक को लेकर बेहद उदास हो चुकी थी और मुझे इस हाल में देखकर मेरे घर वालों को भी दुख होता। जैसे जैसे मेरी छोटी बहन की शादी नजदीक आ रही थी, घर में काम बढ़ता जा रहा था। उसकी शादी को सिर्फ 1 महीना बाकी रह गया था और मेरे पापा भी 1 महीने की छुट्टी लेकर आ गए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि हम रीना के शादी के बाद तुम्हारे ससुराल जाकर अभिषेक से फाइनल बात करके आएंगे। अगर वो मुझे अपनाने को तैयार नहीं हुआ तो उस पर दहेज का मुकदमा दर्ज करवा देंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए जैसे जैसे रीना की शादी की तारीख नजदीक आ रही थी, मेरा दर्द बढ़ता जा रहा था। मुझे मायके आए 6 महीने का वक्त गुजर चुका था।
रीना की शादी में सिर्फ 22 दिन का वक्त बाकी रह गया था और शादी के कार्ड भी छप चुके थे। एक दिन मैंने अभिषेक को कॉल मिलाई और बोली, शादी में नहीं आओगे? अभिषेक ने कहा, मुझे तो अभी तक ये मालूम नहीं कि शादी किसकी है। मैंने कहा, 8 तारीख को रीना की शादी है। अभिषेक ने कहा, लेकिन तुम्हारे घर से तो मुझे किसी ने भी खबर भी नहीं दी, ना ही शादी का कार्ड पहुंचा। मैंने कहा, तुम इस घर के दामाद हो, तुम्हें तो बिना कार्ड के ही शादी में पहुंचना चाहिए। अभिषेक ने कहा, तुम्हारे घर वाले अगर दामाद समझते तो जरूर खबर करते, लेकिन न तो तुम्हारे पापा ने मुझे कॉल की और न ही तुम्हारी माँ ने। मैंने कहा, मैं तुमसे कह रही हूँ, क्या इतना काफी नहीं है? अभिषेक ने कहा, ठीक है, मैं शादी वाले दिन पहुँच जाऊंगा। शादी की सुबह उठकर मैंने आसमानी रंग की साड़ी पहन ली। ये साड़ी मुझे अभिषेक ने ही गिफ्ट दी थी। उसे ये साड़ी सबसे ज्यादा पसंद थी। मुझे उम्मीद थी कि अभिषेक दोपहर तक आ जाएगा और बारात के जाने के बाद उसे रात को यहीं रुकना पड़ेगा। जब वो रात भर मेरे साथ रहेगा तो उसका दिमाग ठिकाने आ ही जाएगा। मैंने सुबह फिर अभिषेक को फोन लगा दिया, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन ना तो अभिषेक आया और न ही उसकी कोई कॉल आई। मैं बेहद मायूस हो गई। देर रात तक रीना खुशी खुशी विदा हो गई और मैं दुखों का पहाड़ सीने पर लिए अपनी माँ से लिपट कर रोने लगी। देखने वाले सोच रहे थे कि मैं रीना की विदाई में रो रही हूँ, लेकिन सच तो यह था कि मैं उस वक्त अपनी किस्मत पर रो रही थी। देर रात जागने के बावजूद अगली सुबह जल्दी उठ गई और मैंने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं आज ही अपने ससुराल चली जाऊंगी। मेरी इस बात पर मेरी माँ मुझसे बेहद नाराज हुई। बोली, जो आदमी तेरी बहन की शादी के लिए वक्त नहीं निकाल पाया, उसके पास तेरे लिए भी वक्त नहीं होगा। तू सब्र कर, तेरे पापा मामूली हवलदार हैं तो क्या हुआ, इस अभिषेक और उसके घर वालों को छोड़ेंगे नहीं। पापा को ये बात पता चली तो वो भी बेहद नाराज हुए और उन्होंने मुझे जाने से सख्ती से रोक दिया। मैं दिन भर अभिषेक को कॉल मिलाती रही, लेकिन उसका फोन भी स्विच ऑफ था। रात को मायूस होकर मैं बिस्तर पर जाकर सो गई। अब अभिषेक की तरफ से कोई उम्मीद बची ही नहीं थी। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि जल्द ही मेरा और अभिषेक का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी अचानक मेरे फोन की घंटी बजी। अभिषेक का ही फोन था। मैंने झट से फोन उठाया। उधर से अभिषेक की आवाज आई और रोता हुआ बोला, हर्षिता, सब खत्म हो गया। मैंने कहा, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है। अगर तुम मेरे घर आकर मुझे यहाँ से ले चलो तो हमारा रिश्ता अभी भी बन सकता है। अभिषेक ने कहा, मैं अपने रिश्ते की बात नहीं कर रहा। इतना कहकर अभिषेक फिर से रोने लगा। मैंने कहा, क्या बात है, तुम इतना रो क्यों रहे हो? अभिषेक ने कहा, भैया और भाभी का एक्सीडेंट हो गया। भैया की मौके पर डेथ हो गई और भाभी अभी भी सिटी हॉस्पिटल में है। अभिषेक के मुंह से ये बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। फोन कटने के बाद मैंने घर में यह बात बताई तो मेरे घर में भी मायूसी छा गई। मेरी वजह से मेरे घर वाले अभिषेक की भैया और भाभी से नफरत करते थे, लेकिन जब उन्होंने दोनों के इस एक्सीडेंट के बारे में सुना तो उन लोगों की सारी नफरत खत्म हो गई और पापा ने फौरन मेरे छोटे भाई मनीष को बुलाकर अस्पताल के लिए गाड़ी बुक करने को कह दिया। सुबह 4 बजे तक हम लोग अस्पताल पहुंच चुके थे। मेरी जेठानी की हालत बेहद नाजुक थी। मेरी जेठानी को होश ही नहीं आ रहा था। तमाम तरह के इलाज करवाने के बाद हम लोग अलग अलग दरबारों में मन्नत के लिए जा रहे थे। 3 दिन पहले ही दोनों मियाँ बीवी मनाली घूमने के लिए गए थे और वापसी में उनका कार एक्सीडेंट हो गया। मेरे जेठ तो मौके पर ही खत्म हो गए और कल उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन जेठानी अभी भी कोमा में थी। कुछ दिनों तक मेरी जेठानी का इलाज चलता रहा। मेरे घर वाले घर जा चुके थे। अब अस्पताल में मेरी जेठानी सिर्फ मेरे भरोसे ही थी। अभिषेक सुबह ड्यूटी पर चले जाते और रात को ड्यूटी से लौटते समय अस्पताल से होते हुए घर जाते। मैं अस्पताल में रहकर दिन रात अपनी जेठानी की सेवा में लगी रहती। यह देखकर अभिषेक का बर्ताव भी बदल गया था। फिर से मुझसे बेहद प्यार करने लगे थे। मुझे अस्पताल में रहते हुए 2 महीने गुजर चुके थे। अब तो अस्पताल ही मेरा घर बन चुका था। इस दौरान मैं जेठानी की सेहत में इतना फर्क जरूर हुआ था कि वह होश में आ चुकी थी। उन्हें उनके पति के मरने का पता भी चल चुका था, लेकिन किसी से कुछ बोल पाने की हालत में भी नहीं थी। कुछ दिन बाद डॉक्टर ने उन्हें छुट्टी दे दी और मेरी जेठानी घर आ गई। मेरी ससुराल में सास ससुर दोनों ही नहीं थे। मैं जब शादी कर आई थी तब घर में मेरे अलावा कुल 3 ही लोग थे, अभिषेक और अभिषेक के भैया भाभी। मेरी जेठानी ही घर की मालकिन थी। सब कुछ उनकी देखभाल में होता था, लेकिन अब वही इतनी कमजोर और लाचार हो चुकी थी कि मुझे उनकी देखभाल करनी पड़ती थी। 4 महीने गुजर चुके थे। मेरी जेठानी की सेहत में काफी बेहतरीन आ चुकी थी। उनकी तंदुरुस्ती लौट रही थी, लेकिन अब भी वो किसी से बात कर पाने की हालत में नहीं थी।
मेरी जेठानी के मायके में कोई नहीं था, इसलिए उनकी हर तरह से देखभाल मुझे ही करनी पड़ती। उसी दरमियान मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, तो ये खबर सबसे पहले अभिषेक को ही दी। वो बेहद खुश हुआ और सीधे अपनी भाभी के पास जाकर उनके हाथों को चूमते हुए उन्हें ये खुशखबरी सुनाई। मेरी जेठानी कुछ बोल तो नहीं सकती थी, बस उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान नजर आई। इसका मतलब यही था कि वह बेहद खुश थी। और धीरे धीरे वक्त गुजरा और मेरा 7वां महीना शुरू हो गया। उस दौरान मैंने महसूस किया कि अभिषेक अपनी भाभी के करीब होता जा रहा था। प्रेगनेंसी की वजह से मेरी हालत ऐसी थी कि मैं घर का जरूरी काम भी नहीं कर पाती थी और अभिषेक की ड्यूटी पर चले जाने के बाद ज्यादातर मैं अपने कमरे में ही रहती। रात को अभिषेक ड्यूटी से वापस आता तो मेरे लिए खाना और अपनी भाभी के लिए जूस लेकर आता। मैं खुद जाकर अपनी जेठानी को जूस पिलाती और अपने कमरे में आकर मैं और अभिषेक खाना खाकर सो जाते। सुबह मैं देर से उठती, तब तक अभिषेक नाश्ता तैयार कर चुका होता। मेरे साथ सुबह का नाश्ता करने के बाद वो तैयार होकर अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाता। एक दिन पेट में दर्द होने की वजह से मेरी नींद जल्द ही खुल गई। अभिषेक को लगा कि मैं अभी नींद में हूँ, तो उठा और कमरे से बाहर निकला। मैं भी दबे पांव उसके पीछे कमरे से बाहर निकल आई। मैंने देखा कि अभिषेक सीधे अपनी भाभी के कमरे में घुसा और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मैं अभिषेक की इस हरकत से बेहद हैरान थी। मैं काफी देर खड़ी रही और फिर चुपचाप जाकर अपनी जगह पर लेट गई। 25 मिनट बाद अभिषेक कमरे में आकर मेरे पास लेट गया। मैं अभिषेक की इस आदत को समझ नहीं पा रही थी और वह पहले भी ऐसा करता था। तब मेरी जेठानी एकदम तंदुरुस्त थी, लेकिन अब तो किसी अपाहिज की तरह बिस्तर पर पड़ी रहती थी। फिर कमरा बंद करके उसके साथ क्या करता है? कहीं ऐसा तो नहीं भाभी पूरी तरह ठीक हो गई हो और बीमार होने का नाटक कर रही हो कि मेरी नजरों में दोनों की हकीकत छुपी रहे। अपाहिज होने की आड़ में देवर भाभी का रोमांस चल रहा था और मुझे खबर तक नहीं लगी। मैं अगले कुछ दिनों तक सुलझ नहीं पाई। मुझे अभिषेक से फिर से नफरत सी होने लगी थी। मैं रोज देर रात को अभिषेक को भाभी माहिरा के कमरे की तरफ जाते हुए देखती। मेरे एक गहरी नींद में सो जाने के बाद अभिषेक बिस्तर से उठकर अपनी भाभी के रूम में जाता और अंदर से दरवाजा बंद करके आधे घंटे बाद वापस आता। पसीने में नहाया होता और मेरी बगल में लेट जाता। मेरा बच्चा होने में अभी 20 दिन बाकी रह गए थे। मैंने तय कर लिया था कि मैं अब ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बच्चा होने के बाद मैं 1-2 हफ्ते तक कमरे से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। इसलिए बच्चा होने से पहले ही मैं दोनों को रंगे हाथों पकड़ने का मौका देख रही थी। रात को अभिषेक घर आया तो हमेशा की तरह मेरे लिए खाना और अपनी भाभी के लिए जूस लेकर आया था और जूस का गिलास मुझे पकड़ाते हुए बोला, भाभी को जूस पिलाकर आओ, फिर हम खाना खा लेंगे। मैंने कहा, आज तुम ही पिला आओ, मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं सोने जा रही हूँ। इतना कहकर मैं अभिषेक के सामने ही बिस्तर पर लेट गई। अभिषेक जूस का गिलास लेकर गया तो मैंने देखा फिर से भाभी का दरवाजा अंदर से बंद हुआ और 20 मिनट बाद ही दरवाजा खुला। अभिषेक के हाथों में खाली गिलास लिए कमरे की तरफ आता देख मैं झट से बिस्तर पर लेट गई। कमरे में आते ही अभिषेक ने कहा, तुम अभी तक लेटी नहीं हो, उठो थोड़ा सा खाना खा लो। मैंने कहा, मुझे भूख नहीं है। मेरी भूख तो मर चुकी थी, लेकिन मेरे पेट में बच्चा पल रहा था, मुझे उसके लिए खाना पड़ा। खाने का पहला निवाला मुंह में डालते ही अभिषेक ने कहा, मैंने कल ऑफिस से छुट्टी ले ली है क्योंकि कल भाभी को लेकर अस्पताल जाना है, उनकी तबीयत फिर से बिगड़ रही है। मैंने कहा, ठीक है, आप कितने बजे अस्पताल के लिए निकलेंगे? अभिषेक ने कहा, मैं सुबह जल्दी निकल जाऊंगा, कल भाभी के कई टेस्ट होने हैं, इसलिए मुझे आने में देर हो जाएगी। खाना खाने के बाद अभिषेक जल्दी सो गया, लेकिन मैं रात भर जागती रही। मेरी नींद गायब हो चुकी थी। मैं तो बस सुबह होने का इंतजार कर रही थी। सुबह उठकर अभिषेक नाश्ता बनाया और मेरे साथ नाश्ता करने के बाद अपनी भाभी को गाड़ी में बिठाकर अस्पताल के लिए निकल गया। अभिषेक के जाते ही मैं मार्केट गई और वहाँ से एक छोटा सा कैमरा खरीद लाई और उस कैमरे को अपनी जेठानी के कमरे में ऐसी जगह फिट कर दिया जहाँ से उनका पूरा कमरा कवर हो रहा था। उस कमरे को मैंने अपने मोबाइल से कनेक्ट कर दिया। मुझे ये सब करते हुए दोपहर के 2 बज चुके थे। तभी अभिषेक की कॉल आई कि वो अस्पताल से वापस आ रहा है। मैं अपनी आज के काम से बेहद खुश थी। कल तक मेरे पास सबूत होगा जिसके सहारे अभिषेक और उसकी भाभी की असलियत मेरे सामने आ जाएगी। अभिषेक अपनी भाभी को लेकर अस्पताल से घर आया और भाभी को कमरे में बेड पर लिटाकर मेरे कमरे में आ गया और फिर उसने अपनी भाभी की सारी दवाइयाँ मुझे पकड़ा दी और कौन सी दवाइयाँ कब खानी है ये मुझे समझाने लगा।
उस दौरान उसकी फिक्र देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे माहिरा उसकी भाभी नहीं बल्कि बीवी है। रात को अभिषेक खुद ही अपनी भाभी के कमरे में जूस और दवाइयाँ लेकर गया और आधे घंटे में वापस लौटकर आया। खाना खाने के बाद सो गया और मैं सुबह होने का इंतजार करती रही। मेरी गहरी नींद में होने के बाद अभिषेक उठा और अपनी भाभी के कमरे में चला गया। 20 मिनट के बाद पसीने में लथपथ होकर लौट आया और मेरे पास लेट गया। जब अभिषेक अपनी ड्यूटी पर चला गया तो मैं झट से अपनी जेठानी के रूम में गई। वो सो रही थी। मैंने वहां से कैमरा हटा दिया और अपने कमरे में आकर अपने मोबाइल से कल से अब तक की रिकॉर्डिंग देखनी शुरू की तो मेरे होश उड़ गए। अभिषेक अपनी भाभी के कमरे में गया, उन्हें गोद में उठाकर व्हील चेयर पर बिठाया और भाभी की गंदी चादर को उठाकर उसने एक तरफ रख दिया और फिर उसने उस गंदी चादर की जगह पिछले दिनों की धोए साफ चादर बिछा दिया। फिर गंदी चादर को कमरे के बाथरूम में ले जाकर धोने लगा। फिर उसने धोई हुई चादर को खिड़की पर ही सूखने के लिए टांग दिया। फिर उसने अपनी भाभी की सलवार उतारकर उन्हें धोए हुए साफ कपड़े पहनाए और गंदे कपड़ों को बाथरूम में ले जाकर धोने लगा। इस रिकॉर्डिंग को देखने के बाद मेरी रूटीन यही हो गई थी कि जैसे ही अभिषेक अपनी ड्यूटी पर निकलता मैं कैमरा कमरे में छुपा देती और अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग देखने बैठ जाती। हर बार मुझे वही रूटीन नजर आती। अभिषेक अपनी भाभी के कमरे में उनके साथ जो करता वो या तो पति कर सकता था या कोई बेटा ही अपनी माँ की अभिषेक अपनी भाभी के कमरे में उनके साथ जो करता वो या तो पति कर सकता था या कोई बेटा ही अपनी माँ की देखभाल कर सकता था। एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हुई और मैं अस्पताल में एडमिट हो गई। 3 दिन बाद ही मैंने खूबसूरत सी बेटी को जन्म दिया और कुछ दिनों में ही मैं अपनी बेटी को लेकर घर आ गई। उस दौरान मेरी देखभाल के लिए मेरी माँ मेरी ससुराल आ गई थी। एक दिन मैंने अपनी माँ को अभिषेक और उसकी भाभी वाली वीडियो दिखाई तो उसने अपने माथे पर हाथ रख लिया और मुझसे बोली, तुम बहुत नादान हो, ये देवर भाभी वाला प्यार नहीं है बल्कि कोई पति ही ऐसा कर सकता है। मैं तो आज ही घर के लिए निकल रही हूँ, कुछ दिनों बाद तुम भी आ जाना, मैं तुझे अब और नहीं रहने दूंगी। जिस दिन मेरी बेटी 1 महीने की हुई मेरी जेठानी की तबीयत बिगड़ी और अगले दिन अस्पताल में उनकी मौत हो गई। माहिरा की मौत से अभिषेक बिल्कुल टूट सा गया। ऐसा लग रहा था जैसे अभिषेक की सगी माँ की डेथ हुई हो। कुछ दिनों बाद एक दिन मैंने अभिषेक का मूड देखकर उससे पूछ ही लिया। मैंने कहा, अभिषेक अब तो भाभी इस दुनिया में नहीं है और मैं जानती हूँ कि तुम उनसे बेहद प्यार करते थे। इतना प्यार तो कोई बेटा भी अपनी माँ से नहीं करता। तुम उनके गंदे कपड़े अपने हाथों से धोते थे, आखिर क्या था? अभिषेक ने मेरी तरफ देखा और गहरी सांस ली और थोड़ी देर की खामोशी के बाद बोला, मैं और मेरे बड़े भाई ने बचपन में ही बहुत कुछ झेला था। मेरी सगी माँ बचपन में ही मर गई थी और मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। मेरे पापा की मौत के बाद मेरी सौतेली माँ ने मेरे पापा की पूरी प्रॉपर्टी को हड़प लिया और हमें दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। मेरे भैया ने मजदूरी करके मुझे पढ़ाया लिखाया। 12 साल पहले मेरे बड़े भैया ने माहिरा से शादी की, जो अपनी माँ बाप की इकलौती बेटी थी। भाभी के माँ बाप भी उन्हें छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। भाभी के पास जो कुछ भी था उन्होंने मेरे भैया के हवाले कर दिया और उन्होंने मेरी माँ की तरह मेरी परवरिश की। मैंने अपनी सगी माँ को नहीं देखा था, लेकिन भाभी ने सगी माँ की कमी पूरी कर दी। 6 साल पहले मुझे टाइफाइड हो गया था और कई हफ्तों तक मैं बिस्तर पर पड़ा रहा। उस दौरान मेरा ख्याल मेरी भाभी ने ही रखा था। अगर कोई दूसरी औरत होती तो वो मेरी गंदे कपड़ों को हाथ भी नहीं लगाती, लेकिन भाभी अपने बेटे की तरह गंदे बिस्तर को साफ करके मेरे कपड़ों को धोती। उन्हीं की देखभाल की वजह से ही मैं मौत के मुंह से वापस आ गया, लेकिन मेरी देखभाल में इतनी ताकत नहीं थी, इसलिए मैं अपनी भाभी को बचा नहीं सका। इतना कहकर अभिषेक मेरे कंधों पर सर रखकर रोने लगा। उसकी ये हालत देखकर मुझे रोना आ गया। साथ ही अभिषेक को लेकर मेरी सारी गलतफहमियां दूर हो गई। मैं खुद को बेहद खुशनसीब समझने लगी कि मुझे अभिषेक जैसा पति मिला था। मैंने अपनी माँ को फौरन फोन मिलाया और बोली, माँ मैं अब मायके नहीं आऊंगी। इस कहानी से हमें एक सीख मिलता है कि शक इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। कई बार हम जिन चीजों को सच समझ लेते हैं उनके पीछे की वजह बिल्कुल अलग ही होती है। इसलिए सिर्फ शक की ही बुनियाद पर आखिरी फैसले पर पहुंचना हमारी बेवकूफ़ी साबित होती है। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपनी राय देना चाहें तो हमें कमेंट कीजिए, अच्छी लगे तो शेयर कीजिए और ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।